हेलो एवरीवन, मैं अजयता, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ME303 सब्जेक्ट का क्रांतिक दाब अनुपात का भौतिक सार्थकता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने ये माना है कि दो भाप के बर्तन हैं, अ और ब। एक अभिसारी नोज़ल के साथ में और दूसरा जो बर्तन अ है वह ब के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो एक प्रकार के से अभिसारी नोज़ल बना रहे हैं। बर्तन अ में उच्च दाब P1 पर भाप भरी रहती है तथा बर्तन बी में भाप का दाब जो है वो P2 जो है वो इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। ये हमने एक कल्पना करी है। यदि प्रारंभ में बर्तन अ में दाब बर्तन ब में दाब के बराबर है, अर्थात P1 बराबर P2 है, तो नोज़ल से भाप का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि दाबांतर के कारण ही कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है। अब दाब P2 धीरे धीरे कम किया जाता है, तो नोज़ल से डिस्चार्ज का मान यहाँ पे ग्राफ दर्शाया गया है। डिस्चार्ज और दाब अनुपात में उस ग्राफ के द्वारा बढ़ता जाएगा, है ना। ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही दाब जो है P2 पे वो कम करते जाएंगे, वैसे वैसे ही डिस्चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे ही P2 का मान जो है वो क्रांतिक दाब के बराबर होगा, है ना। क्रांतिक दाब हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जैसे ही जो P2 का मान है वह क्रांतिक दाब के बराबर आएगा, वैसे ही जो निस्सरण दर है, मतलब डिस्चार्ज रेट है, मास फ्लो रेट, वो अधिकतम हो जाएगी। अगर P2 का मान क्रांतिक मान से और कम किया जाएगा तो डिस्चार्ज जो है मास फ्लो रेट उसमें वृद्धि नहीं होगी, परंतु यह क्रांतिक मान के बराबर ही रहेगी। तो ये ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। तो हम इसको हम ये जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें बढ़ोतरी होती है स्टीम नोज़ल में। तो गतिज ऊर्जा जो है उसके अंदर बढ़ोतरी जितनी हुई है वो बराबर होगी एक्सपांशन में नोज़ल के द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, C2²/2GC बराबर N/N-1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये एक्सप्रेशन जो है वो एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए है। तो यहाँ से हम अगर P2 V2 जो है बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, तो एक्सप्रेशन हमें ये मिलेगा C2 बराबर √2GC N/N-1 P2 V2 ब्रैकेट में P2/P1 की पावर 1 - N/N-1, है ना। अब हम यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का मान अगर रखते हैं, हमने ये पहले लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव करा था, P2/P1 का मान बराबर 2/N+1 की पावर N/N-1। ये वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी C2 क्या है, ब पॉइंट पे, मतलब स्टीम आउटलेट पे जो गति है, स्टीम के निकास पे गति, C2 बराबर हो जाएगा √GC N P2 V2, जहाँ पे GC कांस्टेंट है, N पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, P2 दाब है आउटलेट पे और V2 है स्पेसिफिक वॉल्यूम एट आउटलेट। चूँकि N जो है वो रुद्धोष्म प्रसरण का घातांक है, मतलब ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, इसलिए क्रांतिक अवस्था में उपरोक्त व्यंजक स्थानीय ध्वनिक वेग लोकल सोनिक वेलोसिटी का मान बताएगा, है ना। तो अगर समीकरण इसी ऊपर वाले समीकरण में हम P1 V1 बाहर कॉमन ब्रैकेट से निकाल लेते हैं, तो एक्सप्रेशन जो है कुछ इस प्रकार से होगा, C2 बराबर √2GC N/N-1 P1 ब्रैकेट में 1 - P2/P1 की पावर N-1/N। इसमें भी हम वही क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का मान रखेंगे। तो C2 का मान है वो आएगा √2GC N P1 V1/N+1, है ना। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ा है α1, ठीक है। α1 जो है यहाँ पर α1 दाब P1 व आयतन V1 पर भाप के स्थानीय ध्वनिक वेग का मान है,
ना लोकल सोनिक वेलोसिटी का मान है P1 दाब पे, मतलब एंट्रेंस पे। तो हम ये सभी जानते हैं मैक संख्या क्या होती है, कैपिटल M से हम इसको डिनोट करते हैं। मैक संख्या होती है भाप का वेग अपॉन ध्वनि की गति। तो भाप का वेग स्मॉल c है, ध्वनि की गति को हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। तो अब डिफरेंट कंडीशन है, अगर भाप का वेग जो है वो ध्वनि की वेग के बराबर है तो मैक नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो इस वेलोसिटी, स्टीम की जो वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है तो उसको हम सोनिक वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह से अगर स्टीम का वेग साउंड के वेग से कम है तो मैक नंबर जो वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो इससे हम बोलेंगे सुपरसोनिक वेलोसिटी। जब स्टीम का वेग साउंड के वेग से बहुत अधिक है तब मैक नंबर 1 से अधिक होगा, इसे हम सुपरसोनिक वेलोसिटी कहेंगे। इसी तरह से स्टीम का वेग अगर साउंड के वेग से कम है तो उसे हम बोलेंगे सबसोनिक वेलोसिटी। इसमें मैक नंबर जो है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो यहाँ पे एक चित्र है, उसके द्वारा दर्शाया गया है कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में। जो कन्वर्जन पार्ट है वहाँ पर स्टीम का वेग जो है वो ध्वनि के वेग से कम होता है, तो यहाँ पर मैक नंबर 1 से कम रहेगा, तो इसलिए हम इसको सबसोनिक वेलोसिटी कहेंगे इस पार्ट में, कन्वर्जन पार्ट में। थ्रोट पे जो स्टीम की वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी के बराबर होती है, तो मैक नंबर 1 होगा, है ना, तो इसको हम बोलेंगे सोनिक वेलोसिटी। उसके बाद डाइवर्जन पार्ट में स्टीम की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से भी अधिक हो जाती है, ध्वनि की गति से भी अधिक हो जाती है, तो ऐसे केस में मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा, तो इसे हम बोलेंगे सुपरसोनिक वेलोसिटी। तो जो स्टीम का फ्लो होता है कन्वर्जन पार्ट में वो होता है सबसोनिक फ्लो। उसके बाद में थ्रोट के बाद में जो स्टीम का फ्लो कहलाता है सुपरसोनिक फ्लो। तो इस प्रकार किसी भी नोजल प्रभावित होने वाली भाप का कंठ पर वेग जो है वो सोनिक होता है तथा अपसारी भाग व निकास पर अतिध्वनिक वेग होता है। ये हम देख चुके हैं कि कंठ पर प्रवाह दर अधिकतम होती है। इस स्थिति को प्ररोधन चॉकिंग कहते हैं तथा इस प्रवाह को प्ररोधन प्रवाह का नाम दिया जाता है। चॉकिंग फ्लो भी इसको कहते हैं।